राजस्थान की धरती से देश की सियासत नया मोड़ लेने जा रही है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा को भी मंथन के लिए राजस्थान की धरती रास आई है। कांग्रेस ने उदयपुर में 3 दिन तक चिंतन किया और भविष्य की कांग्रेस को लेकर कई बदलावों का खाका तैयार किया और अब इन बदलावों पर कांग्रेस ने काम भी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कांग्रेस भारत जोड़ो मिशन पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हुक्मरानों से निवेदन है कि वो तोड़ने का काम नहीं करें। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भी जल्द ही निकाली जाएगी। चाहे धर्म के नाम पे जब लोगों को बांटा जाए, तोड़ा जाए तो भारत टूटता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों को यह कहना चाहेंगे, विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे, अपनी इस कार्य को दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो जाए कि भारत को वो इतना तोड़ दें कि भारत को जोड़ना ही नामुमकिन हो जाए। 75वें वर्षगांठ आजादी के, इसको मनाने के लिए 75 किलोमीटर पदयात्रा हमारे लोग करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भारत जोड़ो की यात्रा पूरे देश भर के अंदर हम लोग निकालेंगे और भारत जोड़ने की बात हम लोग कहेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान के मेवाड़ से चिंतन करके भविष्य का खाका तैयार किया तो उधर भाजपा को भी राजस्थान की धरा ही पसंद आई। जयपुर में भाजपा अब 3 दिन तक मंथन करेगी, जहां पर मिशन 2024 के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही भाजपा अब कांग्रेस की बदली रणनीति से मुकाबले के लिए भी तैयारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन मंत्री यहां 20 तारीख को इकट्ठे होने वाले हैं। 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक यहां होगी और जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी खुद करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी का एक ऐसा कार्यकारी, एक तरह का वर्किंग ग्रुप है जो पार्टी की सभी महत्वपूर्ण कामों में अहम भूमिका अदा करता है। भाजपा और कांग्रेस की नजर मिशन 2024 पर है। इसको लेकर अब लगातार संगठन की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन कर पार्टी का कलेवर बदलने की तैयारी कर ली है, तो उधर भाजपा पिंक सिटी में मंथन कर पार्टी के फ्लेवर बदलने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की धरा, जिसे मरुधरा के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले दिनों में जो भी इतिहास रचेगा उसकी पृष्ठभूमि लेकिन राजस्थान होगी। बात कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की। कांग्रेस का 3 दिन का नव संकल्प शिविर इस बात को लेकर के महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक पेज या पृष्ठ कहूं कांग्रेस के लिए रहेगा, जिसमें उन्होंने अपनी चिंता का चिंतन कर और महासंकल्प लिया है, नव संकल्प लिया है। अब कितना असर दिखाएगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जरूर ये कवायद रहेगी। इसी तरह से बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में हो रही है। 24 से पहले जब आम चुनाव होगा देश का, उससे ठीक पहले 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। और जो पार्टियों की अब कवायद चल रही है वो उन 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव को केंद्रित करके रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि पहले इतना लंबे समय से, इतने पहले इतनी जल्दी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में नहीं जुटते थे, लेकिन अब कोई राजनीतिक दल बैठना नहीं चाहता और यह होता है कि कोई कमी है उसे दूर करके और अब रण में उतरना है। खैर चले, एक अच्छी बात भी कही जा सकती है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा से मुकेश पारिक साहब हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा
ये बात तो तय है कि रण बीजेपी फतह करे या फिर कांग्रेस करे, लेकिन पृष्ठभूमि में रणनीति राजस्थान के धरा से जो बनेगी वही रहेगी, क्योंकि एक रूट लाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है राजनीतिक दलों के लिए कि हमें किस दिशा में क्या स्टेप लेने हैं। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी विचार होगा उसमें जयपुर या उदयपुर हो, नाम जरूर आएगा। तो इस कवायद को हम मान के चल सकते हैं कि हाँ, चुनाव जिन राज्यों में है और लोकसभा के चुनाव की तैयारी का एक प्री प्लान शुरू हो चुका है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कि बीजेपी चाह करके भी उसको फतेह करने में सफल नहीं हो पाई, फिर तोड़ फोड़ करने में भी सफल नहीं हो पाई। जिस प्रकार से देखने को मिला, मध्य प्रदेश तोड़ लिया इन्होंने, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा जहां पर कि ये करने के बाद भी नहीं कुछ कर पाए। और आज तक जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जो आरोप लगाते रहते हैं, आज भी लगा रहे थे कि हमारे को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। अब क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन किया है और उदयपुर डिक्लेरेशन में उन्होंने अपनी पार्टी को नवगठित करने के लिए, अपने आप को रणनीति के लिए या चुनावी माहौल के लिए तैयार करने के लिए बहुत सारे निर्णय किए हैं। अब वो निर्णय किस प्रकार से प्रभावी ढंग से लागू होंगे, उसके बाद पार्टी कितनी सफलता अर्जित कर पाएगी, ये चुनावी परिणाम आपके सामने आता है कि चुनाव परिणाम बताता है कि आप सक्रियता से काम कर पा रहे, लोगों को जोड़ पाए, जो कि अब तक अलग हो पाए। भाजपा भी देखिए 9 राज्यों के चुनाव होने हैं आने वाले टाइम में, जिसमें आपके राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, मेघालय है, मिजोरम और नागालैंड, जहाँ पे कि चुनाव होने हैं। और इन चुनावों में अगर कोई भी पार्टी जीतती है, देखिए एक पार्टी तो देश में शासन कर रही है जो कि भाजपा है, सेंट्रल में भी शासन कर रही है, कई राज्यों में शासन कर रही है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि आने वाले टाइम में अपने आप को देश में शासन वापस से लाने का सपना देख रही है। देखना भी चाहिए क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अगर वो अपने समन्वय बाकी लोगों को शामिल कर लेंगे तो सपना देख सकते हैं, उसमें देखना भी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। तो राजस्थान ही एक ऐसा धरा है जहां पर देखिएगा कि अब ये भी आ रहे हैं, 19 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं, नया आएंगे, उसके बाद वही इनका रोड शो होगा और अपने आप को करने का स्टार्ट करेंगे कि हम सब कुछ हैं देखने का। और यहाँ पर फिर वो महामंत्रियों की बैठक लेंगे, दूसरे दिन प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और वो जिस तरह से अपनी निगाहें और लोगों को जोड़ने का जो संगठन को करने की बात करते हैं वो करते हैं, करेंगे। ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से, मैं आपके बीच आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया, वर्चुअल जुड़ रहा हूँ मैं, मेरा मन आपके साथ है, आप जो निर्णय करोगे मैं भी उनके साथ हूँ, ये सब कुछ करेंगे, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए इस बार पहली बार नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और गडकरी संगठन में सत्र लेंगे और वो अपने पुराने अनुभव, क्योंकि उनके जमाने में पार्टी ने कुछ पाया है और मोदी जी का शासन तो राजनाथ के सामने आया था, उससे पहले गडकरी थे, गडकरी ने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया और सब कुछ किया। वो अपने अनुभव, पहली बार ये लग रहा है कि पार्टी उनको आगे रख करके संगठन में, अमित शाह को का सत्र नहीं है इसमें, केवल राजनाथ सिंह और गडकरी का सत्र रखा है और वो बताना चाहेंगे कि हमने किस प्रकार से पार्टी को सर्वाइव किया और आगे बढ़े और आगे हमको, क्योंकि अब हमारा ध्येय बनना चाहिए कि 9 राज्य भी जीते और लोकसभा का चुनाव भी जीते। तो ये सारा एक राजस्थान का जयपुर डिक्लेरेशन बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण होगा जो कि लोकसभा चुनाव तक रहेगा, और कांग्रेस ने उदयपुर का डिक्लेरेशन जारी कर दिया है। तो अब ये दोनों पार्टियों ने दिखा दिया है कि देश में शासन एक लाना चाहती है, एक कायम रखना चाहते हैं तीसरी बार। बिल्कुल। तो ये श्याम जी वापस लौटता हूं आपके पास में, मैं मुकेश पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और निश्चित रूप से किसी भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, देश की बड़ी पार्टियां हैं, उनकी बैठक होती है तो सियासी गलियारों में चर्चाएं भी होती हैं, हलचल भी होती है, मीडिया भी अपनी पार की नजर से देखने की कोशिश करता है। लेकिन राजस्थान इस पृष्ठभूमि में काफी महत्वपूर्ण कहा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए 2023 और 24 को फतेह करने की कवायद आप भी शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस भी शुरू कर रही है, लेकिन इस कवायद के साथ साथ कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं कि मुद्दों से दोनों ही पार्टियां भटक जाती हैं, कि जो मुद्दे होते हैं उनको केंद्र बिंदु नहीं बनाया जा रहा है अभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो। सिर्फ ये तैयारियां होती हैं कि 2023 और 24 में फतेह कैसे कर सकते हैं। जनता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
उनकी मुझे पता नहीं कितनी चर्चा होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती आम आदमी को। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, रिलेवेंट मुद्दा नहीं है कि मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कहीं पे भी रैंडमली बात करके कि ये हमारा एजेंडा है और इन लोगों से को हम जोड़ना चाह रहे हैं आज, ये इनकी कवायद है, तो उस पर क्या कहना है। तो ये एक रिएक्शन हमें जोधपुर के लूनी से किसी सज्जन ने कहा कि आप दोनों ही पार्टियों के नेताओं से ये जरूर पूछिए कि आप लोग रणनीति तो बनाते हो, लेकिन जनता की समस्याएं जो हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई आधार बिंदु है राजनीतिक दलों के लिए, वो मायने नहीं रखते हैं। बस ये है कि चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। देखिए शर्मा जी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात पूछी है। मैं क्रमवार पहले आपको बताना चाहूंगा। पहले आपने हमारी मीटिंग की बात की। ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग है, एक हमारी नियमित रूप से बैठकें होती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे प्रदेश स्तर की हो, पदाधिकारियों की हो। और ये भी एक उसी क्रम में एक बैठक है। लंबे समय तक कोविड काल के कारण वर्चुअल बैठकें हो रही थी, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग हुई और सौभाग्य से हम राजस्थान के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि राजस्थान को यह बैठक होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारा पूरा प्रदेश भर का कार्यकर्ता उत्साहित है कि एक हमारे प्रदेश को चुना गया है कि यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। माननीय जेपी नड्डा जी 19 तारीख को आएंगे और निश्चित रूप से जिस ये परंपरा भी है, और एक चूंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के जब आते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है और उनकी इच्छा होती है कि हम उनसे रूबरू हों और उनका स्वागत करें। तो उसी क्रम में जब वो आएंगे तो एयरपोर्ट से लेकर और जहां पर उनका ठहरने का है और बैठक स्थल है, वहां तक बीच में 5 पॉइंट्स पर उनका कार्यकर्ता हमारे उनका भव्य स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। तो ये एक हमारे मीटिंग का है। और जो जहां तक बैठक है, ये कुछ नियमित बैठक का ही एक पार्ट है। उसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो माननीय प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं उसमें वो भी रहेंगे। तो एक अलग अलग सत्र में, अभी श्याम जी बता रहे थे कि अलग अलग सत्र में वो बैठकें होगी जो नियमित रूप से होती है। इसमें आपने जो बात कही है, इसमें हमारे जो संगठन है उस संगठन का हमारा 12 महीने एक हमारा एक टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार कार्यक्रम चलते रहते हैं। उस कार्यक्रमों में कुछ हमारे संगठन के कार्यक्रम है, उसमें चाहे वो पन्ना प्रमुख का हो, चाहे हमारी समर्पण निधि की बात हो, चाहे और अन्य जो कार्यक्रम हो, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो आदर्श हैं उनके चाहे जन्म तिथि हो, पुण्यतिथि, तो ऐसे कई कार्यक्रम है जिसको हम अलग अलग तरीके से उसको मनाते हैं। और उसके लिए हमारा पूरा राष्ट्र का कार्यकर्ता हर प्रदेश में हर बूथ स्तर तक हमारे वो कार्यक्रम होते हैं। तो इन सबका एक रिव्यू इन बैठकों में होता है। ये निश्चित रूप से पार्टी, राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उन चुनावों के बारे में भी निश्चित रूप से चर्चा होती है। और आपने जो बात कही कि आपसे आमजन ये पूछता है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम करती है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। देखिए, जो सत्ता में जो पार्टी आती है उसका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए सरकार में आए। और इसी ध्येय के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि हम गरीब को गणेश मानकर कार्य करते हैं और जब तक पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जब तक उसका उद्धार या उत्थान नहीं हो जाता, जब तक हमारी राजनीति करने का या हमारी सरकार चलाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मोदी जी की सरकार उसी उद्देश्य को लेके, जो हमारी पार्टी की रीति नीतियां हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, उन सब को लेकर के हम ये सरकार चला रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कहा कि हम जो वादे करके सरकार में आए थे, हमने कहा था हमारा देश एक है। हम वर्षों से नारा लगाते थे कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं रहेंगे। और देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई। उसके बावजूद एनडीए के साथ जो हमारी बातें थी उसको पूरा करते हुए हमने आर्टिकल 370 हटाया और जो हमारा एक स्वप्न था, सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी राम मंदिर के बनने के पक्ष में आया। और वो भी एक हमारे को इस कालखंड में एक ही अवसर मिला कि हमको जो हमारा एक स्वप्न था, जो एक देश की जनता चाहती थी कि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, वो भी संकल्प पूरा। मुकेश जी, हाँ, मैं 1 मिनट शर्मा जी, आपकी 2 मिनट, आपका वो प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना, देखिए उनका साफ ये कहना, उनको ये चाहिए कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। मैं अब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले हमारा संकल्प, और संकल्प के बाद जनता की सेवा से जुड़े हुए। देखिए, इस देश में, देश की आजादी के बाद
इतने वर्षों तक देश में कभी किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे देश में पूरी देश की जनता के पास हर घर में शौचालय हो। हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात सोची कि अगर हम स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा। पूरे देश में टॉयलेट बने, गरीबों के घर घर में टॉयलेट बने, और आज हमारे को इस बात की खुशी है कि अधिकांश कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें टॉयलेट नहीं हो। गरीब के पास चूल्हा हो खुद का, गैस की वो भी करे। एक और बहुत बड़ी बात थी, जिस गरीब ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा बैंक में अकाउंट होगा, कभी वो बैंक के द्वार पर नहीं गया था, आज हर गरीब को बैंक में अकाउंट खुला। और बैंक में अकाउंट ही नहीं खुला, जो केंद्र की योजनाओं का जो सीधा लाभ उसको नहीं मिलता था, आज पैसा जो उसको मिलना चाहिए, जो उसका हक है, जो सरकार घोषणा करती है, उसके खाते में सीधा जाता है। कोई बिचौलिया, कोई एजेंसी सारी योजनाएं लोग जानते हैं, और अच्छी बात है। क्या है, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है कुछ नहीं करती, या आप लोग जरूर कह देते हैं कि अब तक हुआ नहीं कुछ भी, लेकिन मीडिया को इस बात से भरोसा है कि जिसको भी चांस मिलता है वो जरूर गिनाने लगूंगा। जो हमारा संकल्प था, अगर मैं आपको गिनाने लगूंगा तो इतने सारे मोदी सरकार ने जनहित के राष्ट्र हित में कार्य किए हैं कि वो एक अपने आप में अविस्मरणीय है। मुकेश जी, वोट क्यों दिए थे आपको लोगों ने? पूजने के लिए दिए, सेवा करने के लिए। मैं खारिज नहीं कर रहा इसको। निश्चित रूप से हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि बैठने के लिए कोई सरकारें नहीं आती हैं, और करती भी और करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा जो अवसर मिलता है तो जरूर करना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, बीजेपी की तो एक रूटीन बैठक बता रहे हैं मुकेश पारिक साहब कि हमारी 3 महीने में शायद इन लोगों की पदाधिकारियों की बैठक होती है। वो बैठक एक रूटीन पार्ट है। दिल्ली में जरूर अभी इनकी पदाधिकारियों की बैठक हुई, बाकी तो जब कोविड रहा तो सभी पार्टियों ने वर्चुअली ही सारा काम किया है, बीजेपी ने भी उसी तरह से किया। लेकिन आपके नव संकल्प को लेकर के एक टाइम बाउंड बात कही है अजय माकन ने, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ आप हमलावर भी होंगे। लेकिन सवाल आपसे भी है ये मेरा, कि पब्लिक ये जानना चाहती है कि ये सारी कवायद तो हैं कि आप संगठन भी मजबूत करिए, आप यात्रा भी करिए, सारी बातें करिए, लेकिन जनता अभी भी ये चाहती है कि उनके मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे नहीं मिल पाती हैं, तो उसकी बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल केवल एक एजेंडे में लगे हुए हैं कि उन्हें सरकार कैसे हासिल हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, न केवल जनता ये चाहती है कि चुनाव मुद्दों पे लड़े जाएं, हमारी बहुत हार्दिक इच्छा है कि पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं, आम चुनावों की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 का चुनाव तो देखिए कांग्रेस के प्रति कुछ असंतोष था, एक बहुत बड़ा हल्ला था कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, इसमें 2G फलाने जी कई जी ये उन दिनों गिनाते थे। वो एक अलग बात है कि आज तक कुछ भी ये 8 साल में साबित नहीं कर पाए हैं, जबकि ईडी, इनकम टैक्स वगैरह सब इनके डिस्पोजल पे है। किस तरीके से विरोधियों पे छापे पड़ते हैं वो अब पूरा देश जानता है। खैर, 2014 में ये आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ, महंगाई को जड़ से खत्म करने के वादे के साथ, काला धन 100 दिन में लाने के साथ, और इतना काला धन बताया था मोदी जी ने कि हर आदमी को 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे। इसके अलावा 200 जगमगाते स्मार्ट शहर हो तो कैसा हो, प्रधानमंत्री पूछते थे अपनी चुनाव रैलियों में। अगर हम भारत में 200 नए जगमगाते हुए स्मार्ट सिटी बनाए तो कैसा रहे। तो ये सब तमाम वादे थे, प्लस एक तरफ एक प्रधानमंत्री था जो 10 साल में कुछ वोकल नहीं था, ज्यादा बोलता नहीं था, सिर्फ एक सफेद कुर्ते पजामे में एक पेन लगा के आ जाते थे और चुपचाप उनने वो काम किए जो अच्छे मंझे हुए पॉलिटिशियन भी शायद नहीं कर पाते। वैसा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी। काफी आर्थिक सुधार हुए जिनका अब भी पालन ही किया जाता है। अरुण जी, ये बात ठीक है, आपने भी अपनी सारी बातें बता दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोगों की जो चर्चा आपके सामने भी करते होंगे, मैं आपको अकेले को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारे कॉलर्स होते हैं उनसे रैंडमली हम बात करते हैं, 5 लोगों से बात करते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, हमारी डिबेट का एजेंडा बताते हैं, फिर उनसे पूछते हैं हम कि आप चाहते क्या हैं।
ये सवाल वहां से निकल करके आया है कि सब राजनीतिक दलों को सिर्फ ये होता है कि हम चुनाव कैसे जीत सकें। चुनाव जीतना होना भी चाहिए हर लक्ष्य, लेकिन जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं मिल पाती हैं, तो फिर केवल कवायद बस केवल सत्ता हासिल करने की है। योगेंद्र जी, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था कि उसमें जिक्र आ गया कि पिछले चुनावों में ये सब गौण हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी। अब क्या बार बार उल्लेख करें क्या महंगाई की आज की तारीख में हालत क्या है? भारत का जो भुखमरी का इंडेक्स है दुनिया का, उसमें स्थान क्या है? भारत का प्रेस फ्रीडम पे जो 180 देशों की लिस्ट में हमारा स्थान 150वां है। मतलब ये तमाम किस्म की हाइप खड़ी की गई है कि भारत की विदेश नीति सफल है, भारत के आर्थिक जो आयाम है वो सब सफल है। नतीजा जनता भुगत रही है। तो आपको क्या लगता है, आपके नव संकल्प से क्या लग रहा है आपको कि जनता की आवाज बन पाएंगे आप लोग? जरूर, हमारी कोशिश योगेंद्र जी ईमानदारी से वो ही है। दो विषयों पे ये चिंतन शिविर हुआ था। एक, हम एक बार फिर से देश की आम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, क्योंकि आप सबने देखा होगा पिछले 8 साल में इस देश का जो गरीब आदमी है वो लगभग अनाथ हो चुका है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो। वो एक अलग भारत है। राहुल जी कहते हैं ना, 2 भारत बन रहे हैं। एक तरफ विकास की चरम सीमा ये है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 2012 में श्रीमान अडानी जी ने बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट पेश करके, चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर, अरुण जी वापस आऊंगा, अरुण जी वापस आ रहा हूं, थोड़ा समय और लेना चाहूंगा आप लोगों से। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक बात बताइए मुझे कि जनता अपने मूल मुद्दों को तलाश रही है कि राजनीतिक दलों के मुंह से निकलने बाद, देखिए महिला अत्याचार पे कोई अटैक कर सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? कोई गवर्नमेंट ये दावा नहीं कर सकती कि हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी की सरकार है, वहां ये देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता ऐसा। जो काम दूसरे राज्यों में हो रहे, सारे काम उन तमाम राज्यों में होते हैं। तो ये जनता की आवाज कैसे बुलंद होगी? महंगाई कोई एजेंडा नहीं बचा, बेरोजगारी कोई एजेंडा नहीं बचा, केवल राजनीतिक दलों का एक ये है कि 23 और 24 में फतेह कैसे कर सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, उन्होंने मुद्दे जो तय किए हैं वो बताता हूं आपको। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा, तुष्टीकरण, हिंदुत्व का मुद्दा, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ये मुद्दा विपरीत जाता है, क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार काबू कर सकती नहीं कर पा रही, इसलिए उसको महंगाई का मुद्दा नहीं रखा, बाकी मुद्दे रखे हैं। तो ये बात सही कि बीजेपी वही मुद्दे रखेगी जो उनको फायदा देने वाले होंगे। अब यहाँ पर पहली बार देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद किया था, आपको याद हो, जयपुर में किया था, आपको याद हो। इस बार जेपी नड्डा भी जयपुर में एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, औद्योगिक घरानों के लोग हैं या पूर्व सैनिक हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके अपनी पार्टी का संदेश देने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन जब मैं आप देखिए, एक मैं एनालिसिस कर रहा था कि जो 2019 के बाद जो चुनाव हुए 19 राज्यों में, उसमें आपके देखिएगा 1782 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस केवल 248 सीटें जीत पाई, बाकी पर बीजेपी ले गई। तो और कांग्रेस के पास केवल 13 या 14% वोट मिल पाए। तो अरुण जी का बात सही है, उन्होंने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कहा लोगों से कि अब आप एसी से निकलिए, जो पार्टी ने लोगों को, नेताओं को दे दिया है वो कर चुकाई है। मतलब जिस नेताओं को केंद्रीय मंत्री बन गए, राज्यपाल बन गए या बड़े बड़े पदों पर मिल गए, सब कुछ ले लिया आपने, पार्टी को कुछ नहीं दिया। देखिए पहले पार्टी लोगों के साथ चलती थी, अब पार्टी किसके, ये तो देखिए मुख्यमंत्री जी के घर से पार्टी चल रही है, या विधायकों के घर से पार्टी चल रही है, या मंत्रियों के घर से। जो भाजपा ने जो नीति अपनाई कि कार्यालयों से पार्टी चले, अब कांग्रेस उस तरह से नहीं चल पा रही है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा और सोनिया गांधी ने कहा कि 2 अक्टूबर से जोड़ो भारत को,
क्योंकि अब जुड़ा ही नहीं। नहीं, अब मैं जोड़ेंगे कैसे जुड़ेगा? श्याम जी देखिए, हम तमाम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि समय भी कम है, वो हम 2 दिन से लगातार कर रहे हैं उन पर चर्चा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको ये लगता है कि हम जनता के तो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि हमारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसका क्या तोड़ होगा? देखिए, जब जनता ही दूर हो गई कांग्रेस से, तो जनता से पहले जोड़ो तो सही। जनता आपके पास है ही नहीं, इसलिए आपको आने वाली चुनौती तो ये है कि आप जनता से जुड़ पाओगे तो कहने का मतलब यह है कि आप यकीन दिलाना होगा, पहले पब्लिक को यकीन दिलाना होगा कि हाँ वास्तव में हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मैं चलिए वापस आऊंगा, मैं मुकेश पारिक जी के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी देखो, हर पार्टी को ये लगता है कि हम जो एजेंडे जिसको लेकर के आए हैं वो जनता के तो है, हम उससे बाहर थोड़ी जा रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता का ये मानना है कि 2 चीजें जनता के लिए सबसे बड़ी इस समय परेशानी का कारण बनी हुई, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। और आप लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कई राजस्थान में सरकार अरुण जी की है, केंद्र में और कई राज्यों में आपकी सरकार है। हर पार्टी के नुमाइंदे ने ये बात कही है कोविड के दरमियान कि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आया है क्योंकि विषम परिस्थितियां थी, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप लोग तुरंत उसे खारिज भी कर देते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल में आप मेरे से बेहतर आप लोग देखते होंगे, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, बहुत ज्यादा जाता नहीं कहीं पे, लेकिन आप लोग तो देखते हैं कि लोगों के सामने समस्या क्या आ रही है या कोई मुद्दे नहीं है। ये देखिए, दुर्भाग्य से अभी पूरे विश्व में जो परेशानी आई कोविड के रूप में, ये वह किसी से छुपी हुई नहीं है। उसने हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व में जिस प्रकार से पूरा विश्व एक ही उसमें लग गया और कोविड की महामारी से हमारे कैसे जनता को बचाया जा सके, सारे पूरा दुनिया उस चीज में लगी हुई थी। और सौभाग्य से अगर हमारे देश की हम उपलब्धियों की बात करते हैं उस कोविड के काल में भी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, चाहे हमारे टीका बनने की बात हो, तो अगर पहली वैक्सीन बनी तो हमारे समय कम है कि ये सब चीजें जानते हैं। मैं तो 2 बातों पे आपका जवाब चाहता हूँ सर जी। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल सर। बहुत लंबा हो जाएगा, समय बहुत कम है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वैक्सीन आप लोगों ने सर्कुलेट कराई, बच्चों तक को वैक्सीन लगवाई। अगर आप संक्षिप्त में जवाब चाहते हैं तो मैं तो आपको डिटेल बताना चाह रहा था। आज अगर हम पूरी दुनिया को जब अर्थव्यवस्था की देखते हैं, पूरी दुनिया की, तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की महंगाई कई गुना बेहतर स्थिति में है। हम आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी है, महंगाई में भी हम अन्य देशों की तुलना में बहुत ठीक है। लेकिन इसमें जितनी और सरकार कर सकेगी जनता के लिए, निश्चित रूप से करेगी। और आपने एक बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी को मिटाने के लिए इस पूरी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कई नवाचार किए हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमारा युवा रोजगार देने की भी स्थिति में आया है। आज हम रोजगार के लिए युवा भटकता था सिर्फ, लेकिन आज स्थिति यह है कि कुछ युवाओं ने अपने, आज उनको लोन की फैसिलिटी जिस प्रकार से मिली है, जिस प्रकार से उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग मिली है, वो सारी बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं सर? अभी मुद्दा है बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा तो हमेशा, आज देश की इतनी बड़ी जनसंख्या में, आज चाहे नरेगा की बात हो, चाहे और सरकार विभिन्न माध्यमों से सरकार देती है, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, आप चाहे कि एक दिन में अगर पूरी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, वो तो संभव नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने काफी ऐसे नवाचार किए जिससे बेरोजगारी पर निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। आज हमारा युवा आगे बढ़ा है, युवा रोजगार देने की स्थिति में आया है। चले, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का अपना पक्ष है कि बहुत सारे एक दिन में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आज देखिए पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, 18 साल रोज एक पीढ़ी, एक तबका पूरी करता चला जाता है, और निश्चित रूप से हो सकती है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा इस वजह से नहीं है कि अन्य देशों से बेहतर पोजीशन में आज भारत है, ये बीजेपी का दावा। अरुण जी, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पे बीजेपी नहीं बोलती है, अभी आपने सुना? देखिए योगेंद्र जी, आपके पास भी कार्यक्रम का टाइम कम है, मैं संक्षिप्त में चाहूंगा सर, मैं उनको भी मैंने संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले आरएसएस के प्रचारक थे, वो आज भी प्रचारक। मैं थोड़ा सा टोकूंगा योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से नहीं है, देश के नहीं पूरे विश्व के एक बहुत लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है। अब दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री कोई नहीं बनता, सौभाग्य से बनता है प्रधानमंत्री।
अरुण जी, आप दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत दुर्भाग्य से थोड़ा ना बने, सौभाग्य से बने यार। ये दुर्भाग्य तो शब्द आप वापस लीजिए। ये मेरे ख्याल से एक देश के प्रधानमंत्री के लिए दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा जा रहा है इस देश में, नहीं, ये तो अरुण जी एक अच्छी भाषा नहीं हो सकती। नहीं है, आपके प्रधानमंत्री भगवान का अवतार नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। भगवान का अवतार मैंने नहीं कहा, लेकिन दुर्भाग्य से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। देश का प्रधानमंत्री सौभाग्य से बनता है, उसका अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप भारत देश के दुर्भाग्य बता रहे हैं। अरुण जी देखिए, बताइए। दुर्भाग्य तो इस वजह से नहीं कह सकते कि देश की जनता ने उन्हें चुना है और प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं, पूरे देश के हैं वो, तो दुर्भाग्य कैसे हो? इसमें विवाद नहीं है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि वो पहले भी प्रचारक थे, आज भी प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री का जो दायित्व है वो उनको निभाना चाहिए। आज भी कितना टाइम वो सिर्फ प्रचार में देते हैं, अगर वो छोड़ के जनता के मुद्दे पकड़ लेंगे वो, तो इस देश का कल्याण हो जाएगा सर। इसीलिए जनता ने दूसरी बार ज्यादा बहुमत से चुना है उनको। 7 दिन पहले अरुण जी दूसरी बार जनता ने चुना है ज्यादा बहुमत से। 7 दिन पहले उन्होंने यूरोप की यात्रा में प्रधानमंत्रियों को कहा है कि भारत इस पोजीशन में है कि आपको गेहूं वगैरह कुछ चाहिए तो हमको बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक 7 दिन बाद गेहूं पे बैन लगाया है इसी सरकार ने। बड़ा अच्छा किया, बहुत सही डिसीजन है, लेकिन ये बड़बोलापन छोड़ना चाहिए। यही वैक्सीन के टाइम इन्होंने किया था। पीक जब महामारी का चल रहा था, इन्होंने घोषणा कर दी हमने विजय पा ली है, किसी को और वैक्सीन चाहिए देश को तो लाइनों में खड़ा हो जाए, हम सबकी मदद करने को तैयार है। ये किस टाइप की शैली है? इसको कोई चैलेंज नहीं करने वाला, कुछ कहो तो ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे साक्षात ईश्वर की निंदा कर दी हो हमने। ये बिल्कुल अजीब बात। देखिए अरुण जी, लोकतंत्र में लोकप्रिय नेता को मानना पड़ेगा। बेचैनी होती है तो ये अजीब बात है। अगर हम उनको महंगाई की याद दिलाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, हम उनको सिलेंडर की कीमत की याद दिलाते हैं तो नाराज नहीं होते, हो जाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ सर। हम चाहते हैं ये मुद्दे जनता के सामने उठाए जाए। अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा सर। अरुण जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है सर। मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों से महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चर्चा सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि सौभाग्य राजस्थान का, कभी भी कोई बात आएगी, कोई महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में राजस्थान भी आएगा। अगर नव संकल्प की बात 2024 तक चलेगी या आगे भी चलेगी तो ये बात कही जाएगी कि राजस्थान के उदयपुर से ये हुआ था। बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में अगर कोई चिंतन ऐसा आता है जिसके पीछे जयपुर जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो हमेशा के लिए यादगार पल होंगे उस पार्टी के लिए। ये तो एक महत्वपूर्ण बात हुई है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि इन मुद्दों के बैक में जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है राजनीतिक दल रखते हो, लेकिन जनता को इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनकी लड़ाई को लड़ी जा रही है। अभी सिर्फ एक ही लड़ाई का ध्यान आता है कि वह है कुर्सी की लड़ाई। मुझे लगता है कि जनता सरकारें बनाती हैं, चुनती हैं, और अगर कई बार ये लगता है कि वोट केवल डालना है, इसको नहीं तो इसको डालना है, तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र का मजा नहीं है। जनता के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जनता को इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि हम लड़ाई आप ही के लिए लड़ रहे हैं, जिसका अभी कहीं अभाव दिखाई देता है, वो चाहे महासंकल्प हो या फिर इनका चिंतन हो। तो ये आप लोगों का काम है कि उन्हें इस बात का एहसास करा सकें जो कवायद हो रही है सिर्फ आप ही के लिए हो रही है। कुर्सी तो एक माध्यम है, लेकिन लड़ाई सारी आप ही के लिए लड़ी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।